हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग ए स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ थिन सॉलिड ग्लास सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 सराउंडेड बाय ए मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। देखिए एक ऑप्टिकल मीडियम है, सिलेंडर शेप का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया है और इसको सराउंड किया है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से है। और यहाँ साफ साफ लिखा है n1 ग्रेटर देन n2। द लाइट गाइडेंस इन द स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस ड्यू टू सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एट द इंटरफेस ऑफ मीडिया n1 एंड n2 एज शोन इन फिगर। देखिए आप लोग रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फाइबर पढ़े होंगे। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक ऑप्टिकल मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। क्लैडिंग मतलब जिस मीडियम से इसको सराउंड किया गया है, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 ग्रेटर देन n2। अब आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे। टीआईआर में क्या होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट आता है। इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, 100% लाइट एनर्जी वापस उसी मीडियम में लौट आता है। और इसीलिए इस ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज भी करते हैं। अगर टीआईआर का कंडीशन हम लोग फुलफिल करते जाएं तो विदाउट लॉस इन एनर्जी वेव लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपागेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। यही इसका बेनिफिट होता है। तो इसी को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। और आगे देखते हैं क्या बोला है। ऑल द rays with angle of incidence I less than a particular value im are confined in the medium of refractive index n1। देखिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आई करा लेस देन आई एम, एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट किया आई एम। अब करा कि आई जब भी आई एम से छोटा होगा तो इस इंटरफेस पर n1 और n2 के इंटरफेस पर हमेशा TIR होगा। यही डायग्राम में साफ साफ दिखाया है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। द न्यूमेरिकल एपर्चर Na ऑफ ए स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज साइन im। और इस कंडीशन के लिए एक नया टर्म डिफाइन कर लिया, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू क्या लिखा है, साइन im। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले साइन im का वैल्यू निकालना होगा। अब यहाँ देखिए एज्यूम कर लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मटेरियल को किसी मीडियम में प्लेस कर दिए हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए म्यू। मतलब इस इंटरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है आई एंगल पर, ये लाइट किस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और किस मीडियम में जा रहा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और अब हम लोग साइन im न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यही दो क्वेश्चन है इसमें, एक 19 एक 20, न्यूमेरिकल एपर्चर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहले न्यूमेरिकल एपर्चर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्लैडिंग है, और इस जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसका म्यूएम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये यहाँ से गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान लिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस एंगल को हम यहाँ बोल देते हैं थीटा, या आई भी लिख सकते हैं, आई चूंकि यहाँ लिखे हैं इसलिए इसको थीटा लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं r प्लस थीटा इक्वल्स π/2। अब दो टर्म का सम अगर कांस्टेंट हो गया तो एक को अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरा घटेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम ऐसा करें कि थीटा का जो सबसे छोटा वैल्यू है, थीटा मिनिमम, ये अगर बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल IC से, इस n1 और n2 के इंटरफेस पर जो क्रिटिकल एंगल है, इससे अगर थीटा का सबसे छोटा वैल्यू थीटा मीन बड़ा हो जाए IC से, तो फिर तो थीटा के हर वैल्यू के लिए TIR होगा, क्योंकि TIR का ही कंडीशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो वही कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, थीटा का जो सबसे छोटा वैल्यू है मिनिमम, ये यहाँ के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले रिलेशन में अगर यहाँ थीटा हम लोग मिनिमम लिख लिए और सम चूंकि कांस्टेंट है तो जरूर आर मैक्सिमम होगा।
आर मैक्स और प्लस थीटा मीन और इक्वल्स पाई बाई 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अगर स्नेल्स लॉ हम लोग लगाएं तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, म्यू एम साइन आई इक्वल्स n1 साइन आर। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में म्यू एम और n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये अगर कांस्टेंट हो गया तो जब r ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली i भी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन थीटा का कर्व जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज ही करेगा। तो हमको क्या चाहिए था, r का मैक्सिमम वैल्यू, तभी थीटा मिनिमम होगा इस कंडीशन के लिए। तो r मैक्सिमम तभी होगा जब i मैक्सिमम होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू एम साइन आई एम इक्वल्स n1 साइन आर मैक्स। जब i मैक्स होगा तभी r भी मैक्सिमम होगा। i का मैक्सिमम वैल्यू im से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए im लिखे हैं। यहाँ r मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन r मैक्स निकालें तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगा म्यू एम बाई n1 इंटू साइन आई एम। अब अगर इस कंडीशन में थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करके पुट कर दें, थीटा मीन कितना, पाई बाई 2 माइनस आर मैक्स, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये कंडीशन क्या आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी को अगर ए नाम दे दे तो इस इनइक्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं, और इस इक्वेशन से थीटा का मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 माइनस आर मैक्स, पाई बाई 2 माइनस आर मैक्स, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग कंडीशन के लिए साइन आई सी। लिमिटिंग कंडीशन के लिए लगा सकते हैं हम लोग। अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन फंक्शन लेने पर इनइक्वालिटी साइन आई सी नहीं, आई सी था ये साइन आई सी नहीं, आई सी है, यहाँ एंगल आई सी है। अब अगर यहाँ हम लोग साइन फंक्शन लगा लें दोनों तरफ, तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 2 माइनस आर मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी। अब ये जो साइन आई सी है, ये देखिए साइन आई सी इस इंटरफेस के लिए है, इस इंटरफेस के लिए n1 और n2, जहाँ n1 ग्रेटर देन n2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो साइन आई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, n2 बाई n1। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस आर मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी का वैल्यू आ जाएगा आपका n2 बाई n1। अब कॉस आर मैक्स को हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर मैक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर आर मैक्स का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें तो देखिए ये आ जाएगा म्यू एम स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई एम, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू n2 बाई n1। अब अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लें तो देखिए क्या आ जाएगा इनइक्वालिटी, 1 माइनस म्यू एम स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई एम ग्रेटर देन इक्वल टू n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो n1 स्क्वायर से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ गया इक्वेशन आपका, n1 स्क्वायर माइनस म्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर आई एम ग्रेटर देन इक्वल टू n2 स्क्वायर। यहाँ से अगर माइनस म्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर आई एम को अगर इस साइड ले जाए और n2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए, तो ये इनइक्वालिटी आपका हो जाएगा म्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर आई एम लेस देन इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ रूट ले लें तो साइन आई एम का वैल्यू आ जाएगा, यही न्यूमेरिकल एपर्चर था। अब यहाँ से हम लोग सीधा न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू लिख लें, तो न्यूमेरिकल एपर्चर का देखिए ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, साइन आई एम, और ये वैल्यू फाइनली आ गया आपका रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एम। यही आपका न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू कैसे निकला, ये डेरिवेशन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर टू स्ट्रक्चर्स नेमली S1। अब देखिए S1 एक स्ट्रक्चर का नाम लिया जिसमें N1 और N2 का वैल्यू दिया हुआ है,
और S2 दूसरे स्ट्रक्चर का नाम लिया जिसमें N1 और N2 का वैल्यू दिया हुआ है। टेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एयर 1, करेक्ट ऑप्शन इज आर। अब हर ऑप्शन को हम लोगों को चेक करना होगा कि हर ऑप्शन में जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसका न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 का देखिए N1 N2 दिया हुआ है। इन वाटर इज सेम एज दैट ऑफ S2 इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16/3√15। अब यहाँ हम लोग को न्यूमेरिकल एपर्चर सॉल्व करना होगा। तो S1 का देखिए S1 का N1 दिया है। अभी न्यूमेरिकल एपर्चर के यहाँ किनारे में फॉर्मूला लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल्स था आपका रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एम। अब देखिए S1 का न्यूमेरिकल एपर्चर यहाँ निकालते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 इक्वल्स रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो देखिए N1 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 16 माइनस N2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई म्यू एम। अब S1 को देखिए किस मीडियम में रखा है, S1 को वाटर में रखा है। S1 इमर्ज्ड इन वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो यहाँ से डिवाइड हो गया 4/3। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ये आ जाएगा आपका रूट में LCM हो गया 16 और ये हो गया 45 माइनस 36 और डिवाइडेड बाई 4/3। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो 45 माइनस 36 ये हो जाएगा आपका 9। तो 9/16 रूट से बाहर जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 3/4 और डिवाइडेड बाई 4/3। तो इनटू अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू आ गया कितना आपका 9/16। ये S1 का वाटर में न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से S2 का न्यूमेरिकल एपर्चर निकालिए। तो न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S2 ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए रूट अंडर S2 के लिए N1 दिया है 8/5, तो 8/5 का स्क्वायर 64/25 माइनस N2 दिया है 7/5, तो 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49/25 और डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में प्लेस किया है उस मीडियम का देखिए S2 इमर्ज इन ए लिक्विड 16/3√15, तो डिवाइडेड बाई 16/3√15 ये म्यू एम हो गया जिस मीडियम में प्लेस किया गया है S2 स्ट्रक्चर को। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिए 64 माइनस 49 ये हो जाएगा 15 और 25 तो LCM रहेगा ही, तो ये हो गया √15 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 16। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3√15 ऊपर और डिवाइड बाई 16 नीचे। अब ये √15 इंटू √15 15 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपका 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 और इंटू 5, तो 5 से ये 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और ये फाइनली आ गया आपका 9/16। तो देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर S1 का वाटर में और न्यूमेरिकल एपर्चर S2 का जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16/3√15 है, ये दोनों न्यूमेरिकल एपर्चर सेम आ गया और यही ऑप्शन बोल रहा है न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 सेम एज दैट ऑफ S2, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। अब इस तरह से सेकंड ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16/√15। पहले ये निकालते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1। अब देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 निकालेंगे तो रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर ये तो रहेगा ही, तो इसका वैल्यू ही सीधा यूज कर लेते हैं जो पहला में सॉल्व किए हम लोग 3/4 और डिवाइडेड बाई म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वो यहाँ दिया हुआ कितना 16/√15, तो डिवाइड बाई 16/√15 तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √15/16 हो गया, ये यही वैल्यू आ गया आपका। तो ये हो गया 3√15 डिवाइडेड बाई 64। अब न्यूमेरिकल एपर्चर ये S1 का था। न्यूमेरिकल एपर्चर S2 का देखिए क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल एपर्चर S2 वाटर में बोल रहा है, इमर्ज इन वाटर। न्यूमेरिकल एपर्चर S1 इमर्ज इन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज
सेम एज दैट ऑफ S2। ठीक है, S2 का निकालते हैं। अब S2 का देखिए, रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, जस्ट √15/5 और √15/5 डिवाइडेड बाई वाटर में इमर्ज किया गया है इसको, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो डिवाइड बाई 4/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये वैल्यू आ गया कितना, 3√15 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए यहाँ 3√15 न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर। तो अब देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर S1 का जब लिखिएगा आप, S1 का एयर में, तो म्यू एम तो 1 हो गया, म्यू एम 1 हो गया तो √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये वैल्यू तो सॉल्व किए थे हम लोग, ये आ गया आपका 3/4। और उसी तरह से न्यूमेरिकल एपर्चर जब S2 का निकालिएगा, देखिए किस मीडियम में दिया है, इमर्ज इन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/√15। तो न्यूमेरिकल एपर्चर S2 के लिए √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है, तो √15/5 था, तो ये हो गया √15/5 और डिवाइडेड बाई 4/√15, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा √15/4। अब ये वैल्यू आ गया आपका कितना, 15/20, और 5 से अगर इसको कैंसिल कर लें तो ये हो गया 3/4, ये आ गया 3/4। S1 का देखिए ये भी आया है 3/4, और S2 का, S1 का एयर में 3/4 और S2 का वाटर में 4 वाटर में नहीं, जिस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/√15 है, तो इसमें भी 3/4 आ गया, तो ये वैल्यू तो सेम हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखें अगर, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर, तो एयर में तो न्यूमेरिकल एपर्चर अभी निकाले हम लोग जस्ट सी ऑप्शन के लिए, तो न्यूमेरिकल एपर्चर S1 का हो गया आपका 3/4 एयर में, और ये किसके बराबर बोल रहा है, S2 का वाटर में, न्यूमेरिकल एपर्चर S2। तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का वैल्यू तो √15/5 था, और √15/5 और डिवाइड बाई वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, बटा में म्यू एम था, और ये वैल्यू आ गया कितना आपका 3√15 डिवाइडेड बाई 20। तो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसको, इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20। पहला क्वेश्चन जो 19 था इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए, इसमें चारों ऑप्शन सॉल्व करना पड़ा, खैर जहां इक्वल आया वहां बराबर कर दिए, जहां इक्वल नहीं आया वहां बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया but different numerical apertures Na1 and Na2 are joined longitudinally, the numerical aperture of combined structure is, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, Na1 ग्रेटर देन Na2 है, इसको जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है कि दो स्ट्रक्चर है आपका, देखिए यहाँ डायग्राम बनाते हैं, दो स्ट्रक्चर है और लॉन्गिट्यूडनली इसको ज्वाइन कर दिया, इसका न्यूमेरिकल एपर्चर है Na1 और इसका न्यूमेरिकल एपर्चर है Na2, और दिया हुआ है क्वेश्चन में Na1 ग्रेटर देन Na2, Na1 बड़ा है Na2 से, तो पूछ रहा है कि इस कंबाइंड सिस्टम का न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर था, यहीं सामने लिखा हुआ है sin IM, अगर न्यूमेरिकल एपर्चर 1 का ज़्यादा है न्यूमेरिकल एपर्चर 2 से, तो ऑब्वियसली 1 का जो IM होगा, इसको IM1 कह दें, यह बड़ा होगा 2 के IM से, IM2 कह देते हैं। अब IM क्या था, तो IM देखिए, IM इस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू था, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू। इसको ऐसे सोचिए जरा, अगर हम लोग IM1 एंगल पर इंसिडेंट कराएं लाइट रे को, यहाँ से जो इंसिडेंट हो रहा है मीडियम से, जो भी म्यू एम माने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम से अगर आई के मैक्सिमम वैल्यू पर ही इंसिडेंट करा दें, और मैक्सिमम वैल्यू कितना, IM1, तो इस मीडियम में तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर इस मीडियम का बात करें तो जरा सोच के देखिए कि ये IM क्या था, IM का मतलब
एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे कम होना चाहिए, तब यहाँ TIR होता जाएगा हर जहां जहां इंसिडेंट होगा। लेकिन अगर आई का वैल्यू IM से ज्यादा हो जाए तब यहाँ TIR नहीं होगा। आई का वैल्यू, यही क्वेश्चन का कंडीशन था, आई का वैल्यू अगर IM से कम रहे तब यहाँ TIR होगा, आई का वैल्यू IM से ज्यादा रहेगा तब यहाँ TIR नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आई का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू IM से कम होना चाहिए, इसीलिए इसको मैक्सिमम लिखा है। यहाँ क्या हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि लाइट रे को IM1 पर इंसिडेंट कराए हम लोग, अब जैसे ही ये लाइट IM2 यहाँ पहुंचा, अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, तब इस मीडियम में TIR वाला कंडीशन फेल कर जाएगा। मतलब यहाँ इस मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग IM2 या इससे कम एंगल पर इंसिडेंट कराएं, तब तो इस मीडियम में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा हर जगह जहां इंसिडेंट होगा, और इस मीडियम में भी TIR मिलेगा हर बार जहां इंटरफेस पर पहुंचेगा N1 N2 के इंटरफेस पर। तो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल एपर्चर होना चाहिए Na2। क्यों? क्योंकि IM2 मैक्सिमम एंगल पर इंसिडेंट करा सकते हैं, उससे कम एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे तो TIR वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब IM2 मैक्सिमम एंगल हो गया तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एपर्चर IM2 हो जाएगा, जो कि Na2 से कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन में आंसर हो जाना चाहिए Na2। कंबाइंड स्ट्रक्चर का, कंबाइंड सिस्टम का न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू Na2 के बराबर आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।